गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि दक्षिण भारत के तहत हम लोग चालुक्य शुरू किए थे और चालुक्य के तहत दोस्तों देखो कि वातापी का चालुक्य, वेंगी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और सोलंकी का चालुक्य। तो दक्षिण भारत के राज्य में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी चेर, चोल और पांड पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा दक्षिण भारत के राज्य में चालुक्य वंश देखेंगे दोस्तों, क्योंकि लास्ट क्लास के लेक्चर में हम लोगों ने चालुक्य का इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस समय हम देखे थे कि 4 प्रकार का चालुक्य थे, जिसमें हम लोग देखे थे वातापी, वेंगी, कल्याणी और सोलंकी। तो आज दोस्तों हम लोग वातापी से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चालुक्य वंश शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि उत्तर भारत में जब किस वंश था, तो यहाँ दक्षिण भारत में कौन सा वंश था। तो थोड़ा सा दोस्तों बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मौर्य साम्राज्य से हम लोग शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में दोस्तों याद होगा कि जब यहाँ पर विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के उत्तर में उत्तर भारत है और विंध्य पर्वत के दक्षिण में दक्षिण भारत है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं किस प्रकार से शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश का विकास होता है। तो दोस्तों यही सातवाहन वंश था, जो सातवाहन वंश ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही सातवाहन का दोस्तों 2 सामंत होता है, एक होता है वकाटक और दूसरा होता है पल्लव। तो सातवाहन के बाद हम लोगों को पढ़ना था वकाटक और पल्लव, लेकिन वकाटक और पल्लव को हम लोग स्किप कर दिए। अब थोड़ा अगले स्लाइड में देखते हैं। फिर हम देखें कि सातवाहन था दोस्तों, तो सातवाहन के बाद हमें पढ़ना था वकाटक और पल्लव। तो वकाटक भी हम लोग नहीं पढ़े और पल्लव भी हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन पल्लव का 2 सामंत होगा दोस्तों, एक होगा कदम्ब और एक होगा गंग। तो हम लोग को पढ़ना चाहिए था कदम्ब और गंग, तो हम लोग गंग भी नहीं पढ़े और कदम्ब भी नहीं पढ़े। तो आगे के स्टेप में और देखते हैं। तो दोस्तों यही कदम्ब का जो सामंत होगा यही वातापी चालुक्य होता है दोस्तों। मतलब हम लोग यहाँ कदम्ब का जो सामंत है, जब हम लोग पढ़े दोस्तों कि केंद्रीकृत साम्राज्य जब कमजोर होता तो क्षेत्रीय राजवंश अपने को स्वतंत्र करके एक नए राजवंश का विकास करते हैं। तो कदम्ब दोस्तों जब कमजोर पड़ा था तो इसी का एक सामंत जय सिंह दोस्तों कदम्ब से अलग एक चालुक्य वंश का स्थापना करता है और वातापी उसका राजधानी होता है, जो दोस्तों एक कर्नाटक के क्षेत्र में, देखने से भी लग रहा है कर्नाटक के क्षेत्र में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब सवाल है कि इसको हम लोग देखना चाहेंगे थोड़ा सा। तो इसको आप दोस्तों देखोगे कि आखिर चालुक्य वंश में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो कि चालुक्य वंश में इसका संस्थापक कौन है, फिर पढ़ेंगे वास्तविक संस्थापक कौन है, फिर देखेंगे महत्वपूर्ण राजा इसमें कौन हुए, फिर पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही ताकतवर राजा है तो पुलकेशिन द्वितीय पे ज़्यादा फोकस होगा, फिर सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है। तो चालुक्य में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका संस्थापक कौन था, फिर देखेंगे महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन महत्वपूर्ण राजा हैं और उस राजा के तहत सबसे ताकतवर राजा कौन है, और फिर देखेंगे आखिर चालुक्य वंश का भारतीय संस्कृति में आर्ट और कल्चर में क्या योगदान रहा है। तो देखेंगे दोस्तों लास्ट में। तो यही 5 बिंदु पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चालुक्य वंश देखते हैं दोस्तों। तो आप इसको देखोगे तो चालुक्य वंश को दोस्तों अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर अभी हम लोग बताएं कि चालुक्य वंश के तहत दोस्तों आप देख रहे हो कि यहां पर दोस्तों कदम्ब जो था, यहां पर कदम्ब है, यहां पे कदम्ब है और कदम्ब का ही सामंत है जय सिंह। तो जय सिंह अपने को स्वतंत्र करके यहाँ चालुक्य वंश का स्थापना करता है। फिर इसके जय सिंह के नीचे में देखेंगे इसका उत्तराधिकारी रणराग, फिर उसका उत्तराधिकारी पुलकेशिन, फिर उसका उत्तराधिकारी कृतिवर्मन, फिर उसका उत्तराधिकारी तो पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों थोड़ा सा हम वृक्ष ट्री देख लेते हैं इसका राजवंश का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जय सिंह जो है यही पुलकेशिन ये जो जय सिंह है यही यहाँ पर दोस्तों
ये जो जयसिंह है यही चालुक्य वंश का संस्थापक है। यहां पर जो चालुक्य वंश है दोस्तों, इसका संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जयसिंह है। जयसिंह इस यहाँ पे चालुक्य वंश का स्थापना करता है और ये कर्नाटक के क्षेत्र में है और इसका राजधानी है वातापी या बादामी। तो दोस्तों यहां से सवाल, वातापी और बादामी का चालुक्य कहने का मतलब है कि इन लोगों का राजधानी था। बाद में यहां पढ़ोगे वेंगी का चालुक्य, तो वेंगी का चालुक्य मतलब वेंगी उसका राजधानी होगा। बाद में यहां पढ़ोगे कल्याणी का चालुक्य, तो कल्याणी भी इसका राजधानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्री देखते हैं। तो जयसिंह को दोस्तों कहा जाता है कि चालुक्य वंश का संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोला गया पुलकेशिन वन को। कहा गया कि वास्तविक संस्थापक कौन है? पुलकेशिन वन, क्योंकि साम्राज्य के रूप में एक परमानेंट सैनिक, राजस्व व्यवस्था और पूरे साम्राज्य को व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक रूप से संगठित किसने किया? पुलकेशिन प्रथम ने। तो इसीलिए पुलकेशिन वन को राजनीतिक वास्तविक संस्थापक बोला गया। जैसे आप पढ़ोगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में यहां पर आप पढ़ोगे गुलाम वंश में तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक होता है। लेकिन इसको वास्तविक रूप में दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक माना गया इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश वास्तविक रूप से अपना सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था और पूरे संगठित रूप में दिल्ली को एक राजधानी के रूप में परिवर्तित करता है। तो सेम उसी तरह दोस्तों संस्थापक तो जयसिंह है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आ गया पुलकेशिन प्रथम को। अब यहां से दोस्तों देखते हैं, पुलकेशिन प्रथम का दो बेटा होता है, एक होता कृतिवर्मन वन और दूसरा होता मंगलेश। तो कृतिवर्मन दोस्तों साम्राज्य पे जब आता है तो साम्राज्य का विस्तार करने में, साम्राज्य का मजबूत करने में योगदान देता है। उसके बाद दोस्तों कृतिवर्मन के मृत्यु होने के बाद इसका बेटा पुलकेशिन द्वितीय छोटा होता है। तो यहां कृतिवर्मन का मृत्यु होने के बाद राजा बनता दोस्तों मंगलेश, इसका चाचा, पुलकेशिन द्वितीय का चाचा। जनरली आप देखोगे दोस्तों कि साम्राज्य व्यवस्था में आप देखो कि हेरिडेटरी व्यवस्था के तहत उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा बेटा होता है और बड़ा बेटा के बाद उसी का वंश चलता है। तो आप देखोगे पुलकेशिन वन का बड़ा बेटा कृतिवर्मन, तो कृतिवर्मन का ही वंश चलना चाहिए था। आगे में जो राजवंश इसके नीचे होगा, क्योंकि कृतिवर्मन का बेटा कौन है? पुलकेशिन। लेकिन पुलकेशिन अल्पवयस्क है, छोटा है अभी, तो इसीलिए दोस्तों राजा कौन बन जाता? मंगलेश। लेकिन बाद के कालों में दोस्तों देखोगे कि महत्वाकांक्षी जागेगा पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय को लगेगा कि भाई उत्तराधिकारी तो असली हम है, मेरा ही हेरिडेटरी है, मेरा ही वंशानुगत है, तो राजा तो मुझे होना चाहिए। लेकिन मंगलेश यहां पर राजा बनता और मंगलेश भी राजा बनने के बाद अपना राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहता। उसको लगता है कि ऑलरेडी जब हम राजा हैं तो अपना राजशाही व्यवस्था कौन छोड़ता है। तो इसी में दोस्तों देखोगे इन लोग दोनों के बीच में दोस्तों युद्ध होगा, पुलकेशिन टू और मंगलेश, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा के बीच में युद्ध होगा। और देखोगे दोस्तों मंगलेश का हत्या कर देगा कौन? पुलकेशिन द्वितीय। फिर पुलकेशिन द्वितीय तो मंगलेश को हत्या करेगा ही, बाकी इसके अलावा भी आप दोस्तों देखोगे कि पुलकेशिन इसके अलावा भी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ेगा। एक दोस्तों आप देखोगे कि आप पढ़ोगे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से इसका लड़ाई होता नर्मदा तट पे। फिर बाद में देखोगे दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम से लड़ाई होगा। और फिर होगा नरेंद्र वर्मन प्रथम से लड़ाई होगा। तो ये दोनों पल्लव राजा है दोस्तों, आप पढ़ोगे पल्लव, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरेंद्र वर्मन प्रथम, ये दोनों पल्लव राजा है। और हर्षवर्धन हम लोग उत्तर भारत जब पढ़ रहे थे तो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश पढ़ रहे हैं, तो वही है। आप मैप में देखोगे थोड़ा सा दोस्तों, तो आप यहां देख सकते हो दोस्तों कि देखो यही पल्लव है, यही पल्लव है, इसी का दोस्तों इसी के साथ युद्ध होगा अभी। और ऊपर में तो आपको पता है दोस्तों कि, तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे कि भाई इसके बाद क्या होगा। कहने का मतलब कि इसके बाद क्या होगा, मंगलेश जब पुलकेशिन द्वितीय आएगा तो हर्षवर्धन का लड़ाई देखेंगे। फिर हर्षवर्धन के लड़ने के बाद कौन उपाधि लेगा, महेंद्र वर्मन को हराने के बाद कौन सा उपाधि लेगा, या नरेंद्र वर्मन द्वितीय इसको हराएगा तो क्या उपाधि लेगा।
तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे हर्षवर्धन बहुत ही ताकतवर राजा होता है। हम लास्ट क्लास में जब पढ़ाए थे कि अंतिम सबसे ताकतवर हिंदू राजा कौन है, तो हर्षवर्धन। तो हम लोग जब उत्तर भारत का इतिहास दोस्तों जब पढ़ रहे थे, तो उत्तर भारत के इतिहास के तहत विंध्याचल पर्वत है, तो यहाँ पर थानेश्वर में हर्षवर्धन था। थानेश्वर में हर्षवर्धन था। इधर कन्नौज के इलाका, इधर मैत्रक का इलाका, मौखरी का इलाका, वकाटक का इलाका, इधर लगभग हर्षवर्धन जीत चुका था। लेकिन जब दक्षिण भारत की ओर आता है तो यहाँ पे होता दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, और यहीं पे दोस्तों नर्मदा तट के पास हर्षवर्धन को हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय। कहा गया कि हर्षवर्धन पूरे जीवन में बस एक ही युद्ध हारा था, पुलकेशिन द्वितीय से, वरना दक्षिण भारत में भी हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार हो जाता। तो पुलकेशिन द्वितीय बहुत ताकतवर होता है, इसलिए नर्मदा नदी तट पे हरा देता है। इसका जिक्र दोस्तों एहोल अभिलेख में है। आप पढ़ोगे एहोल अभिलेख, जिसका रचना किया रवि कृति। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। एहोल कहाँ है, तो कर्नाटक के क्षेत्र में है। इसका रचना किया रवि कृति। भाषा दोस्तों यहाँ पर संस्कृत है और लिपि दोस्तों कन्नड़ है। तो दोस्तों यहां से सवाल पूछता है कि किस अभिलेख में हर्षवर्धन का और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन है। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का दोस्तों एहोल अभिलेख में है, और रवि कृति दोस्तों एहोल का राज कवि है। तो इसीलिए एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का खूब तारीफ किया, बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा किया कि बहुत ताकतवर होता है। फिर यही दोस्तों देखोगे यहाँ पल्लव राजा, यहाँ पल्लव राजा है दोस्तों। तो पल्लव राजा को भी दोस्तों यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय हराएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा देगा, और हराने के बाद इसका जो इलाका है आंध्र प्रदेश के इलाके को क्या करेगा, छीन लेगा। और छीनने के बाद, इस इलाके को छीनने के बाद अपना भाई विष्णुवर्धन को दे देगा। ये जो चार्ट दोस्तों आप देखोगे, तो हम जो चार्ट बनाए थे दोस्तों, ये दोस्तों आप देखो यहाँ पर विष्णुवर्धन, आप देखोगे कि पुलकेशिन द्वितीय का एक छोटा भाई है विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन को दोस्तों इस पल्लव वाले इलाके को जीत के महेंद्र वर्मन को हरा के दे देगा। किसको, अपने छोटा भाई विष्णुवर्धन को। तो आप जो दोस्तों अभी देख रहे थे हम लोग, यहां पे विष्णुवर्धन को देगा, और देने के बाद दोस्तों आप देखोगे यही इलाका देने के बाद विष्णुवर्धन यहाँ पे वेंगी का चालुक्य का स्थापना करेगा। वेंगी कहने का मतलब इसका राजधानी है। तो दो चालुक्य क्लियर हो गया। पहला तो हम लोग वातापी जो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, और इसी का छोटा भाई पल्लव के इलाके में महेंद्र वर्मन को हराने के बाद अपना छोटा भाई को महेंद्र वर्मन वाले इलाके को दे देता, और विष्णुवर्धन क्या करता है कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित करता है। उसका राजधानी होता है वेंगी। तो अभी इसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद के कालों में दोस्तों देखोगे कि यही बदला लेने के लिए आप दोस्तों देखोगे कि फिर बदला लेगा। दोस्तों आप देखोगे कि यहां पर कहा जाता है कि पल्लव जो महेंद्र वर्मन है उसका बेटा नरसिंह वर्मन आता है। तो आप ये जो पल्लव वाले इलाके थे दोस्तों, ये जो पल्लव का इलाका था, ये पल्लव में महेंद्र वर्मन वन को तो हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो महेंद्र वर्मन प्रथम को तो हरा दिया था, लेकिन इसका बेटा जब आएगा उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम क्या करेगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय को हरा देगा। ये जो वातापी वाला इलाका है, वातापी में कब्जा कर लेगा और खुद को अपने आप को उपाधि लेगा वातापी कोंड। वातापी कोंड, यहां से क्वेश्चन पूछा वातापी कोंड का उपाधि कौन लेता है, तो वातापी कोंड का उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम लेता है, जो एक पल्लव राजा है। किसको हराने के बाद, तो दोस्तों आप देख लो पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद। क्यों, क्योंकि वातापी को जीत लिया।
वातापी का मतलब इलाका और कोंड का मतलब जीतने वाला। तो वातापी को जीतने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम अपने आप को कौन सा उपाधि लेता है, तो आप कहोगे वातापी कोंड। जबकि पुलकेशिन द्वितीय जब महेंद्र वर्मन को हराता है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय जब इसको महेंद्र वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय जब इसके नरसिंह वर्मन के पिता महेंद्र वर्मन को हराते हैं, तो ये दोस्तों उपाधि लेता दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का उपाधि या दक्षिणेश्वर का उपाधि, कि दक्षिणेश्वर का उपाधि का लेता है कि दक्षिण के इलाके को जीतता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पुलकेशिन द्वितीय जो है, चालुक्य वंश में सबसे ताकतवर राजा पुलकेशिन द्वितीय है। इसीलिए दोस्तों चालुक्य में सबसे ज्यादा हम लोग को पुलकेशिन द्वितीय पे फोकस करना होगा। हालांकि हम लोग थोड़ा सा जयसिंह देखेंगे, कृति वर्मन देखेंगे, और बाद के कालों में दोस्तों देखोगे कि जैसे विक्रमादित्य 2, विक्रमादित्य 4, आगे में विनयादित्य, विजयादित्य आगे है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ही पता करना होगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, इसके बाद संस्कृति उपलब्धि क्या है। तो संस्कृति उपलब्धि में देखोगे दोस्तों कि सबसे पहले जैसे मंदिर निर्माण का कला बात करोगे, तो संस्कृति उपलब्धि में मंदिर का बात आएगा, तो आप देखोगे दोस्तों कि मंदिर निर्माण का 3 शैली है। आप पढ़ोगे, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का सबसे फेवरेट टॉपिक है मंदिर निर्माण शैली में आप पढ़ोगे। तो आप देखोगे दोस्तों कि विंध्य पर्वत के ऊपर में, विंध्य पर्वत के ऊपर में इधर दोस्तों आप देखोगे तो नागर शैली मंदिर का विकास हुआ, नागर शैली, और नीचे में आओगे तो द्रविड़ शैली का विकास हुआ, द्रविड़ शैली। और जो बीच के इलाके है दोस्तों, नागर और द्रविड़ के बीच के इलाका, इसको बोलते हैं वेसर शैली। तो बेसर शैली मंदिर का विकास चालुक्य लोग किया दोस्तों। हम लोग जब पढ़ेंगे मंदिर निर्माण आर्ट एंड कल्चर तो बताएंगे कि नागर में क्या डिफरेंस है, बेसर में क्या डिफरेंस है, दोनों का चबूतरा में क्या डिफरेंस है, नागर वाले का चबूतरा कैसा होता है, बेसर वाले का चबूतरा कैसा होता है, इन लोग का मंदिर का जो शिखर कैसा होता है, रेखीय होता है कि उरुश्रृंग होता है, फिर गर्भगृह कैसा होता है, मंडप कैसा होता है। तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखेंगे कि दोनों तीनों में क्या डिफरेंस है। तो कुछ फीचर दोस्तों नागर शैली का और कुछ फीचर द्रविड़ शैली का मिला के बेसर बना। तो बेसर निर्माण शैली जो मंदिर का दोस्तों चालुक्य, वातापी के चालुक्य ही इसका संस्थापक है, यही लोग इसका विकास किया है। फिर आगे दोस्तों देखोगे जैसे एहोल का मंदिर, फिर आप दोस्तों पटदल का मंदिर। तो दोस्तों कहा जाता है एहोल का मंदिरों का शहर कहा गया। अभी देखोगे विरूपाक्ष मंदिर, पापनाथ मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो दोस्तों मंदिरों के मामले में चालुक्य को कहा गया, जैसे एहोल का जो इलाका है उसको कहा गया मंदिरों का शहर है। तो दोस्तों इन लोग का कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि है चालुक्य का। तो अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं स्लाइड के माध्यम से कि आखिर इन लोग का जो थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से दोस्तों इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों याद होगा कि चालुक्य राजवंश से पहले सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे तो मौर्य एम्पायर से। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बना दे रहे दोस्तों। मौर्य एम्पायर का जब पतन होता है तो कौन आता है दोस्तों, सातवाहन। फिर सातवाहन का दोस्तों आप देखे थे कि 2 इसका सामंत था, एक वकाटक और एक दोस्तों पल्लव। फिर पल्लव का भी 2 आप देखो दोस्तों, देखे थे यहाँ पर, एक था कदम्ब और एक था गंग। और गंग का 2 कलम एक सामंत था, उसी का है चालुक्य, यही है वातापी का चालुक्य। तो दोस्तों आपको आइडिया होना चाहिए कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ। मौर्य से लेके जो चालुक्य आने के बीच में कौन आता है, तो वकाटक आएगा, पल्लव आएगा, कदम्ब आएगा, गंग आएगा। तो दोस्तों आइडिया बेसिक होना चाहिए, तभी आपका लिंक बन पाएगा कि प्राचीन काल से जो हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। फिर ही दोस्तों आप देख सकते हो गुप्ता के समय में जब हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हम लोग देख रहे जब यहाँ पर गुप्ता था तो यहाँ पर दोस्तों वकाटक है ही, पल्लव है ही, और यही दोस्तों पल्लव से निकलेगा कदम्ब और इसी से निकलेगा गंग, पश्चिमी गंग। तो इसको भी दोस्तों आप मैप को भी दिमाग में रखिए कि आखिर वास्तविक इन लोग पॉलिटिकली रूप में कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में मैप से भी सवाल पूछ देता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए।
फिर यही दोस्तों चालुक्य आप दोस्तों देख सकते हो कि चालुक्य का इलाका कर्नाटक का इलाका है, बादामी का इलाका है, वातापी का इलाका है, ऐहोल का इलाका है, और इधर बेंगी का इलाका है जो पल्लव से छीना। यहाँ बेंगी दोस्तों यही पुलकेशिन द्वितीय है जो महेंद्र वर्मन प्रथम से इलाका छीन के और अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया और वेंगी, लेकिन बाद में इसी का जो नरसिंह वर्मन प्रथम है ये हरा देगा पुलकेशिन द्वितीय को और वातापी कोंड का उपाधि लेगा। तो दोस्तों मैप क्लियर होना चाहिए, अगर मैप क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारे सवाल मैप के क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैप क्लियर होना चाहिए कि किसका राजवंश कहाँ, उसका विकास कहाँ हुआ है। फिर थोड़ा सा दोस्तों वही मैप है, यहाँ पर पल्लव है, कदम्ब है, वही मैप है दोस्तों। अब यहाँ वातापी का, यहाँ पर सवाल दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स में पूछेगा कि वातापी और बादामी का मतलब क्या है। तो वातापी और बादामी इसका राजधानी है, कर्नाटक के क्षेत्र में है। बोलेगा ये राजवंश कहाँ पर है, तो कर्नाटक के क्षेत्र में है दोस्तों राजवंश। तो आप अगर देखोगे भारत का ऐसा मैप अगर बनाओगे दोस्तों, तो भारत के मैप के तहत आप दोस्तों देखोगे तो कर्नाटक वाले इलाके में दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों वातापी, कर्नाटक वाले इलाके में यहाँ पर है दोस्तों वातापी। तो दोस्तों यहाँ वाले इलाके में है वातापी। फिर है सवाल कि इसका संस्थापक कौन है, तो जय सिंह। और जय सिंह कौन था, तो कदम्ब का ही सामंत था, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े। इसका बाद जय सिंह का उत्तराधिकारी रणरागा होता, कोई खास योगदान इसका है नहीं दोस्तों। और इसका उत्तराधिकारी होता पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन वन है दोस्तों, इसका योगदान है। तो पुलकेशिन वन का दोस्तों आप योगदान देखोगे। अब यहाँ पर है कि राजधानी बीजापुर के निकट कह रहा कि पुलकेशिन को ही वातापी और बादामी का वास्तविक संस्थापक माना गया। अभी दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक संस्थापक जो है वो पुलकेशिन प्रथम ही है। ऐसे तो चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना गया दोस्तों, तो पुलकेशिन प्रथम को माना गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो पुलकेशिन वन। और वास्तविक संस्थापक में और इसका राजधानी जो वातापी या बादामी का निर्माण भी यही किया है। ये जो राजधानी किसने बनाया, वातापी या बादामी राजधानी किसने बनाया, तो असली रूप में पुलकेशिन प्रथम बनाया। आप तुलना करो दिल्ली सल्तनत में कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो था, लेकिन दिल्ली को वास्तविक राजधानी कौन बनाता है, तो इल्तुतमिश। तो वास्तविक संस्थापक बोला गया है किसको, इल्तुतमिश को, जबकि कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक। तो दोस्तों सेम आप तुलना करो कि जयसिंह और पुलकेशिन वन में, तो जयसिंह तो स्थापना किया लेकिन वास्तविक राजा पुलकेशिन प्रथम है दोस्तों। तो आप तुलना कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा तुलना के तहत हम नीचे पॉइंट भी लिख दें दोस्तों, तो आप इसको स्लाइड में देख सकते हो। फिर कृति बर्मन दोस्तों पुलकेशिन प्रथम का बेटा होता है। पुलकेशिन वन जो है, हाँ कृति बर्मन पुलकेशिन वन का क्या दोस्तों है, सॉरी पुलकेशिन वन का बेटा है। और एक और बेटा मंगलेश, जो हम लोग ऑलरेडी चार्ट में देखे थे दोस्तों कि कैसे पुलकेशिन का पहला बेटा आप दोस्तों देखोगे, थोड़ा सा अगर देखना चाहोगे तो पहला बेटा है दोस्तों यहाँ पर कृति बर्मन और दूसरा बेटा है मंगलेश। पुलकेशिन वन का पहला बेटा कृति बर्मन, बेटा नंबर 1 ये है, और बेटा नंबर 2 कौन है दोस्तों, तो बेटा नंबर 2 है आपका मंगलेश। तो कृति बर्मन का जब मृत्यु होगा तो इसी का बेटा होता है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, हम लोग अभी पीछे देखे थे। लेकिन मंगलेश क्या करता है दोस्तों कि इसका चाचा होता है पुलकेशिन द्वितीय का, यही गद्दी पे बैठ जाता है, कृति बर्मन का छोटा भाई और पुलकेशिन द्वितीय का। तो यहाँ दोस्तों आप डायग्राम में भी आप देख सकते हो कहानी कि हम ऑलरेडी कैसे लिखे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसमें वही हम समझाने का कोशिश किए हैं कि उसका छोटा भाई होता है, जब वो नाबालिग होता है तो गद्दी पे बैठता है, लेकिन बाद में वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या होता है इसका भतीजा होता है इसको अपना चाचा का हत्या करके खुद गद्दी पे बैठता है। वही स्टोरी लिखें दोस्तों आप। फिर आगे के कालों में दोस्तों देखोगे ये जो पुलकेशिन द्वितीय का जो विष्णुवर्धन छोटा भाई होता है दोस्तों, जो अभी हम लोग देख रहे थे, और यही छोटा भाई को जो इलाका वेंगी वाला दे देता है, जो अभी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आप दोस्तों देखोगे कि पुलकेशिन द्वितीय का किसके साथ युद्ध होता है, तो हर्षवर्धन के हम लोग देख लिए कि नर्मदा नदी तट पे, तो नर्मदा नदी के तट को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि लेगा दोस्तों। यहाँ पर पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर का उपाधि कब लेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हर्ष को हराने के बाद
हर्षवर्धन को हराने के बाद क्या उपाधि लेगा? परमेश्वर की। और इसका जिक्र किसमें दोस्तों? एहोल अभिलेख में, जो कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ से सवाल पूछता है कि एहोल अभिलेख कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसका लेखक कौन है? तो रवि कृति है। रवि कृति किसके दरबार में था? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था। ये जो एहोल अभिलेख लिखा था किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में। कौन सा लिपि था? तो कन्नड़ लिपि था। तो इससे बहुत सारा सवाल पूछा गया दोस्तों। आप यहाँ पर फैक्ट मत देखिए, घुमा के पूछा है। अब यहाँ महामुकुट अभिलेख आपको पता करना है कि किस भाषा में है और किस लिपि में, ये आप लोग का दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें लिखा था कि यज्ञ करता, माने पुलकेशिन द्वितीय यज्ञ करता था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इतना सारा, इसमें बहुत सारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, या कोई भी स्टेट पीएससी देख लो आप, या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ से बहुत सारा सवाल है। ये जो यहाँ पर फैक्ट हम लिखे दोस्तों, यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा गया है। तो आप लोग के दिमाग में फैक्ट होना चाहिए। फिर आगे दोस्तों आप देखोगे थोड़ा सा, जैसे देखो आप मैप में देखो, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई, दोस्तों मैप के माध्यम से देख सकते हो आप कि दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है। फिर है यहाँ नरसिंह वर्मन वन और पुलकेशिन का पराजय। इसके पहले एक और युद्ध हुआ है दोस्तों, लग रहा है इसको आप हम लोग देखे नहीं हैं यहाँ पे, हर्षवर्धन के पहले। हाँ यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग देखें कि चाचा का तो हत्या करता ही है, चाचा जान को तो हत्या करता ही है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय अपना मंगलेश चाचा जान का हत्या करता। साथ ही महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम दोस्तों पल्लव राजा है, अभी हम पढ़ा चुके हैं। इसको हराने के बाद कौन सा उपाधि लेता है? तो दक्षिणेश्वर का उपाधि लेता है। दक्षिणा पथेश्वर बोलो या दक्षिणेश्वर बोलो या दक्षिण का ईश्वर बोलो, तो दक्षिण का ईश्वर का उपाधि कौन लेगा? पुलकेशिन द्वितीय। किसको हराने के? पल्लव का राजा महेंद्र वर्मन। अब दोस्तों पल्लव का राजा महेंद्र वर्मन को हरा के दोस्तों दक्षिणा पथेश्वर का उपाधि लेगा। तो इसका बदला लेगा दोस्तों इसका बेटा, महेंद्र वर्मन का बेटा का नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये क्या करेगा कि इसको जीत लेगा वातापी को। और वातापी को जीतने के बाद नरसिंह वर्मन अपने आप को बोलेगा मैं वातापी कोंड हूँ, वातापी को जीतने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है कि ये तो फेमस है कि वातापी कोंड का उपाधि किसने लिया है? तो वातापी कोंड का उपाधि दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम लिया है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय बहुत ताकतवर होता है और उसको हराना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को तो हरा दिया, लेकिन नरसिंह वर्मन से हार जाता। तो वातापी कोंड का उपाधि बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा है। फिर यही दोस्तों आप देख लो, हर्षवर्धन के साथ यहाँ परमेश्वर की तो हो चुका ऑलरेडी, ये हर्ष है। यहाँ दोस्तों देखो नरसिंह वर्मन वन पुलकेशिन द्वितीय को पराजय करने के बाद वातापी कोंड का उपाधि लेता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। युद्ध कब लड़ा गया? तो 642 में। और नरसिंह वर्मन वन और पुलकेशिन टू, तो पुलकेशिन टू को हराने के बाद वातापी कोंड इसलिए लेता है क्योंकि इसका राजधानी होता है वातापी कोंड। तो वातापी कोंड इसका राजधानी होता है दोस्तों, तो इसीलिए आप देखो कि वातापी कोंड का उपाधि लिया। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। अब आगे के, अब हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों उपाधि कौन लिया? तो आप देख लिए कि परमेश्वर हर्षवर्धन को हराने के बाद और महेंद्र वर्मन को हराने के बाद दक्षिणा पथेश्वर का उपाधि लेता है। दोनों उपाधि कौन लेता दोस्तों? तो पुलकेशिन दो। और फिर बोला कि अजंता के गुफा में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते दिखाया गया। मतलब फारस के साथ भी दोस्तों, ईरान के साथ भी पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है। तो अजंता के गुफाओं में इसका चित्र बनाया गया है। वहां से फारस से बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे, तो सभी प्रतिनिधि को स्वागत कर रहा कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और इसका चित्र बनाया गया अजंता की गुफाओं में। तो दोस्तों हालांकि मेरे पास इसका इमेज नहीं है, वरना मैं आप लोग को दिखा देता। नेक्स्ट अगर वीडियो में होगा तो मैं दोस्तों आप लोग को इसका इमेज दिखा दूंगा किस प्रकार से स्वागत कर रहा। फिर आप संस्कृति उपलब्धि, तो संस्कृति उपलब्धि के तहत दोस्तों हम लोग देख लिए थे कि किस प्रकार से यहाँ पर वेसर शैली उप मंदिर का निर्माण। तो इसके तहत दोस्तों आप देखोगे कि मेगुती मंदिर का निर्माण, जैन मंदिर का निर्माण इसी के काल में हुआ। एहोलो का मंदिर का शहर कहा गया। तो दोस्तों आप संस्कृति उपलब्धि आर्ट एंड कल्चर से यहाँ सवाल पूछता है यूपीएससी में। फिर एहोल का मंदिर में किसका किसका नाम आएगा दोस्तों? तो एहोल में दोस्तों देखो कि लड़खान का मंदिर,
हसीमा लिगुड़ी का मंदिर, दुर्गा मंदिर। फिर आप देखोगे बादामी में कौन मंदिर है, तो बादामी में आप देख सकते हो दोस्तों मेलगीती का मंदिर। फिर पटदकल में, ये बहुत फेमस है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। तो इसमें पापनाथ का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और त्रिलोकेश्वर मंदिर। तो दोस्तों इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पूरा सामूहिक रूप से, जो पटदकल है को सामूहिक रूप से दोस्तों यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो दोस्तों अभी आप देखोगे मंदिर, अभी थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं, तो ये सारे यहाँ से सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। ये दोनों जो मंदिर बनाया गया दोस्तों, तो आप देखोगे, आप आगे पढ़ोगे विक्रमादित्य, उसकी वाइफ, पहली वाइफ जो विरूपाक्ष मंदिर बनाती है, और दूसरी वाइफ जो होती है, पहली वाइफ विरूपाक्ष मंदिर और दूसरी वाइफ त्रिलोकेश्वर मंदिर बनवाती है। आप आगे भी बताएंगे दोस्तों। ये चालुक्य राजा का ही खानदान से है, जो पुलकेशिन के बाद पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो दोस्तों देख सकते हो आप चालुक्य, बादामी, ये मंदिर का प्रीमाइसेस। और फिर आगे आप दोस्तों देख सकते हो, ये देखो विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर भी आप देख सकते हो। ये दोस्तों ए होल अभिलेख जो कन्नड़ लिपि में लिखा गया और संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसी में जिक्र किया किस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पे हराया। तो इसका जिक्र है दोस्तों, यहां से पूछता है। फिर आप दोस्तों इसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा होता है विनयादित्य। तो विनयादित्य मालवा को जीतने के बाद अपने आप को सकलोत्तर पथनाथ का उपाधि लेता है दोस्तों। तो इसको आप देख सकते हो, सकलो उत्तर पथनाथ, मतलब सकलोत्तर मतलब उत्तर को जीतने वाला, सकलोत्तर पथनाथ मतलब उत्तर की ओर जीतने वाले को। मालवा का क्षेत्र उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर बादामी से उत्तर आप जाओगे तो मालवा का इलाका है। तो मालवा को जीतने के बाद, मतलब उत्तर के क्षेत्र को जीतने के बाद सकलो उत्तर पथनाथ का उपाधि लेता कौन, तो विनयादित्य। और अभी जो विक्रमादित्य 2 है दोस्तों, ये अरबों का आक्रमण को विफल करने के बाद औनिज नाश्रय का उपाधि लेता है। औनिज नाश्रय, आप देखोगे अरबों का आक्रमण जब पढ़ोगे तो सबसे पहले अरब लोग 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय में अरबों का आक्रमण होता है दोस्तों। कहाँ, भारत में। बोला एग्जाम में पूछा है कि भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण कब हुआ है, तो 712 ईस्वी में। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये दोस्तों प्रीलिम्स का सवाल में पूछा गया। तो अरबों के आक्रमण को विफल कौन करता है दोस्तों, तो विक्रमादित्य 2। अभी हम लोग जब पढ़े हैं टोटल विक्रमादित्य 1 से लेकर टोटल 14 विक्रमादित्य हुआ है। हम लोग जब पढ़ रहे थे विक्रमादित्य, तो सबसे पहले विक्रमादित्य दोस्तों उज्जैन का राजा, जो आप देखोगे शक को हराने के बाद लेता है, विक्रमादित्य उसका नाम होता है। उसके बाद सबसे ताकतवर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। तो उसी में दोस्तों यहाँ विक्रमादित्य 2 है जो अरबों को हराया है। तो यहां से दोस्तों आप देख सकते हो कि विक्रमादित्य टोटल कितना है दोस्तों, 14 है। पहला विक्रमादित्य जो शक को हराया है, और सबसे ताकतवर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है, और एक विक्रमादित्य यहाँ पर द्वितीय जो है दोस्तों, ये अरबों को हराया है। फिर आगे दोस्तों देखोगे, अभी जो हम जिक्र किए थे कि जो विक्रमादित्य 4 का ही 2 वाइफ होती, जो भी जस्ट बताएं कि पहली पत्नी का नाम होता लोक महादेवी और दूसरी पत्नी का नाम होता त्रिलोक देवी। तो पहला पत्नी बनाती है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा पत्नी बनाती है दोस्तों त्रिलोकेश्वर मंदिर। तो यहां से सवाल पूछ सकता है कि किसकी विरूपाक्ष मंदिर बनवाने में किसका योगदान है, तो विक्रमादित्य 4 की पहली पत्नी लोक महादेवी, जबकि त्रिलोकेश्वर मंदिर बनवाने में दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी का योगदान है। तो दोस्तों यहां से मंदिर से सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अलावा क्षेत्रीय एग्जाम से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर है दोस्तों कि कृतिवर्मन 2 अंतिम राजा है, जो हम लोग जो पढ़ेंगे, जो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि ये जो बादामी का जो खानदान था, इसी खानदान में इसका पहला राजा तो जयसिंह था और सबसे ताकतवर राजा पुलकेशिन द्वितीय था। लेकिन सबसे अंतिम राजा का नाम है दोस्तों कृतिवर्मन 2, और कृतिवर्मन 2 को ही इसका सामंत होता है जिसका नाम है दंती दुर्ग। इसको क्या करता है कि दोस्तों इसका हत्या करने के बाद यहाँ राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता है।
तो आप देखोगे दोस्तों क्या राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन करता है? तो दंती दुर्ग। किसको? तो बादामी के खानदान का अंतिम राजा कौन है दोस्तों? तो बादामी का खानदान का अंतिम राजा है यहाँ कृतिवर्मन द्वितीय। तो आज दोस्तों हम लोग का बादामी का चालुक्य खत्म हो गया है। इसके बाद वाले में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा कल्याणी देख लेंगे और वेंगी देख लेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचा हुआ चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।